नमस्कार। पत्रकारिता और मीडिया इंडस्ट्री के चाल चरित्र को परखने के कार्यक्रम मीडिया वॉच में आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुकेश कुमार। दोस्तों, कहा जाता है कि बिना आग के कभी धुआं नहीं उठता। तो क्या ये माना जाए कि देश के नंबर 1 टीआरपी वाले चैनल आज तक के बारे में जो चर्चाएं चल रही हैं उनमें कोई सच्चाई भी है या केवल धुआं ही धुआं है? क्या इसमें कोई सच्चाई है कि चैनल में काम करने वाले एक डिप्टी ईपी को निकाल दिया गया है क्योंकि सरकार उनको पसंद नहीं कर रही थी? क्या ये सच है कि आज तक के न्यूज़ डायरेक्टर की भी छुट्टी हो सकती है क्योंकि उनकी जो संपादकीय लाइन है वो केंद्र सरकार के माफिक नहीं है, केंद्र सरकार के अनुकूल नहीं है? दरअसल आज तक तो कह रहा है कि ये सारी काल्पनिक कथाएं हैं और समीत ठक्कर नाम के एक व्यक्ति हैं जो ट्वीट के माध्यम से ये फैला रहे हैं। हालांकि उसने पूरी तरह से खंडन नहीं किया है, सिर्फ इन ट्वीट को काल्पनिक बताया है, जिसे आप चाहें तो खंडन मांग सकते हैं। समीत ठक्कर एक ऐसे शख्स का नाम है जिसे माना जाता है कि वो दक्षिणपंथी है और बीजेपी से उसके संबंध हैं। जो भी हो, समीत ठक्कर इस समय आज तक के ऊपर अटैक पर अटैक किए जा रहे हैं, उसकी पोल खोले जा रहे हैं अपने हिसाब से, उसके बारे में तरह तरह की ऐसी खबरें दे रहे हैं जिससे आज तक में बहुत ही धर्म संकट वाली स्थिति पैदा हो गई है। आज तक के लिए, आज तक के प्रबंधन के लिए बहुत असुविधाजनक बात है ये। हालांकि ये बड़ा मुश्किल है कि इन ट्वीट्स में कितनी सच्चाई है। इनको एक क्रम को देखा जाए तो कुछ उसमें सच्चाई दिखती भी है, लेकिन चूंकि इस तरह की खबरों को कोई भी मीडिया संस्थान कभी स्वीकार नहीं करता, कभी भी मानता नहीं है सार्वजनिक रूप से, इसलिए इनकी पुष्टि कभी नहीं हो सकती। अलबत्ता होता यह है इस तरह के मामलों में कि अंदर खाने राजनीतिक दलों से, कारपोरेट्स के साथ किसी तरह का समझौता हो जाता है और फिर उन्हें चुपचाप अमल में ले आया जाता है। तो हो सकता है कि ये सच्चाइयाँ हों, इनमें कुछ सच्चाई हो, कुछ कल्पना हो और आज तक के साथ जो कुछ घट रहा है, जिसके बारे में ये बात की जा रही है, वो कुछ हद तक सही भी हो। दरअसल सोचने वाली बात यह है कि आज तक जो पूरी तरह से ये माना जा रहा है कि बीजेपी की लाइन पर ही चल रहा है, उसे ये दिक्कत क्यों आ रही है सरकार की तरफ से? उसका एजेंडा, उसकी जो संपादकीय नीति है, उसके बारे में बहुत स्पष्ट मान्यता है कि वो प्रो बीजेपी है, प्रो गवर्नमेंट है। ऐसी सूरत में आखिरकार सरकार फिर क्यों उसके प्रति कोप बरसा रही है उसके खिलाफ? लगता यूँ है कि शायद सरकार को मीडिया की इतनी सी भी आज़ादी पसंद नहीं है और वो किसी की भी बलि लेने के लिए तैयार है। अब देखिए कि अगर आज तक के पूरे चरित्र और चाल को देखें आप आज के समय में, तो ये कहना मुश्किल नहीं है कि वो उसकी विचारधारा, उसका कंटेंट बहुत कुछ मिलता जुलता है बीजेपी की पॉलिसीज़, बीजेपी की विचारधारा, बीजेपी के कार्यक्रमों के साथ हो जाती हैं। बीच बीच में थोड़ा बहुत कभी कभी एक आध चैनल लाइन बदलता है और शायद वही चुभती होंगी सरकारों को, बीजेपी को। जैसे दिल्ली आज तक ने दिल्ली चुनाव के दौरान बहुत ही एंटी बीजेपी स्टैंड ले लिया था एक तरह से, और उसमें वो उसे खला है ऐसा लगता है। इसी तरह से पहले भी एक दो बार आज तक ने कुछ इस तरह के स्टैंड लेने की कोशिश की है और उसकी सज़ा उसको दी जा रही है। लेकिन मोटे तौर पर अगर आप देखें तो बीजेपी की लाइन पर लगातार बना हुआ है। आप उसके एंकरों को देख लीजिए, जो प्रमुख एंकर हैं, जो 4-5 सबसे प्रमुख एंकर हैं, उनके अंदाज को देखिए, उनके कंटेंट को देखिए, उनके सवाल जवाबों को देखिए और प्रस्तुति के तरीक़ों को देखिए और लाइन को देखिए जिसको वो टो करते हैं। वो सब कुछ बताता है कि वो बीजेपी के साथ उनकी वैचारिक गर्भनाल जुड़ी हुई है और वो उससे हटते नहीं हैं और जो भी बीजेपी के ख़िलाफ़ बोलता है उस पर वो अटैक करते हैं, सीधे उनको अपमानित भी करते हैं। तो ये बहुत साफ़ है कि, और बल्कि मीडिया में कहा भी जाता है कि ये आज तक की भगवा ब्रिगेड है। इसमें आप राहुल कंवल को भी शामिल कर सकते हैं, हालांकि वो ज़्यादातर टीवी टुडे पर नज़र आते हैं। तो अगर आप आज तक के पूरे चैनल के कंटेंट का एनालिसिस करें, कंटेंट एनालिसिस करें, तो ये बात और भी अच्छी तरह से सिद्ध हो जाएगी।
कंटेंट एनालिसिस दरअसल रिसर्च की एक मेथोडोलॉजी है, मेथड है, एक विधि है जिसके ज़रिए आप किसी चैनल का, पत्र पत्रिका के में जो कुछ भी प्रकाशित और प्रसारित हो रहा है उसका बारीकी से अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं और उसके ज़रिए पता चलता है कि ये चैनल आखिरकार किस विचारों को लेकर चल रहा है, किस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, किसी के लिए एजेंडा सेटिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सारी बातें उसमें खुलकर सामने आ जाती हैं। तो आज तक में ऐसे लोगों की गुंजाइश बहुत कम है जो बीजेपी से मतभेद रखते हैं, बीजेपी के विरोधी हैं। अगर इक्का दुक्का हैं भी तो वो उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। अब जैसे नवीन कुमार अपवाद थे वहाँ पर, जो अपनी एक धारदार स्क्रिप्टिंग और एक ख़ास अंदाज वाली कमेंट्री के लिए जाने जाते हैं और उनका रुख हमेशा सत्ता विरोधी रहा है। जैसा पहले जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस के खिलाफ उनकी वही धार देखने को मिलती थी और जब बीजेपी आई तो उसके खिलाफ भी उनके तेवर वही थे। लेकिन वो जाहिर है कि सत्ता को ऐसे लोग पसंद नहीं हैं, केंद्र में जो सरकार है उसको ये चीज़ें पसंद नहीं हैं और उन्होंने एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें जो मज़दूर जा रहे थे दिल्ली छोड़कर और दूसरी जगहों से, उनको बर्दाश्त नहीं हुई और मैनेजमेंट को कहा गया कि आप इनको हटाइए और वो हटा दिए गए। अब मैनेजमेंट इसको स्वीकार नहीं कर रहा है आज तक का, लेकिन बहुत सारी सच्चाइयाँ स्वीकार नहीं की जाती हैं। जो परिस्थितिजन्य स्थितियाँ होती हैं, साक्ष्य होते हैं, उनको जोड़कर आपको कुछ अंदाज़ लगाना पड़ता है, उसके आधार पर ये कहा जा रहा है। बहरहाल हम ज़्यादा चर्चा आज तक के कार्यक्रमों या आज तक की एडिटोरियल लाइन पर नहीं करना चाहते। हमारी चर्चा का मुख्य विषय तो ये है कि मीडिया इंडस्ट्री में किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह से सरकार का दबाव पड़ रहा है और किस तरह से कारपोरेट और मीडिया का गठजोड़ काम कर रहा है। अगर समीत ठक्कर के आप ट्वीट्स को देखें और उनको आपस में जोड़कर समझने की कोशिश करें तो आपको उसमें इस गठजोड़ की बहुत सारी झलकियां देखने को मिलेंगी। कैसे कारपोरेट मीडिया की कंपनियों को मदद करने के लिए आते हैं या लाए जाते हैं राजनीतिक दलों द्वारा, वो निवेश करते हैं, फिर मीडिया कंपनी अपना चरित्र बदलती हैं, उनके हिसाब से काम करती हैं, फिर संकट आता है तो वही कारपोरेट, वही मीडिया सरकार की शरण में जाते हैं और सरकार उनका मदद करती है कई बार सरकार अगर नाराज़ होती है तो उन पर कोप बरसाती है और फिर वो उसकी शरण में जाते हैं। तो ये पूरा कहना चाहिए कि दुष्चक्र है जिसमें मीडिया, कारपोरेट और राजनीतिक दल आपस में मिले हुए हैं और जनता के साथ छल करते हैं, उन्हें गलत खबरें देते हैं, फेक न्यूज़ देते हैं, बायस न्यूज़ देते हैं, खबरों को डिस्टॉर्ट करते हैं। तो ये पूरी चीज़ें समझ में आती है जब आप देखते हैं कि सत्ता में बैठे लोग किस तरह से मीडिया घरानों के प्रबंधन को धमकाते हैं, लोगों को हटाते हैं या उनकी एडिटोरियल लाइन को चेंज करवाते हैं। तो ये इस पूरे ट्वीट में दिखना, और केवल आज तक ही नहीं है जिसकी चर्चा इन ट्वीट्स में की गई है, बल्कि उसमें एनडीटीवी की भी चर्चा है, उसमें राघव बहल के क्विंट की भी चर्चा है। और राघव बहल के जो एक न्यूज़ चैनल लाना चाहते थे उन्हें सरकार ने लाइसेंस नहीं दिया, क्योंकि सरकार को पता है कि वो विरोधी विचारधारा के हैं, तो उन्होंने उसको लाइसेंस ही नहीं दिया। आप इससे भी समझ सकते हैं कि सरकार कैसे मीडिया को कंट्रोल करती है, मीडिया इंडस्ट्री को कंट्रोल करती है। तो ये एक पूरा प्रणय राय भी है, उसमें अरुण पुरी का भी नाम है। तो ये तमाम बड़े नाम इंडस्ट्री के इस पूरे विवाद में आपको देखने को मिल सकते हैं। इससे आपको पता चलता है कि सरकार किस तरह से दबाव डाल रही है मीडिया पर और किस तरह से ये गठजोड़ काम कर रहा है। तो ये जो न्यूज़ चैनलों के पत्रकार हैं जो पिछले 5 सालों में जाने कितनी ही पत्रिकाओं के संपादक हैं, वो सब हटाए गए हैं। वो क्यों हटाए गए हैं? क्योंकि सरकार की तरफ से उन पर दबाव पड़ रहा है। और मीडिया की मजबूरी क्यों है हटाने की? क्यों सरकार के समक्ष दब रहे हैं, झुक रहे हैं? क्योंकि एक तो उनका मुनाफे का लालच है, दूसरा उनके एक नहीं कई धंधे हैं, तो उन धंधों को बचाने के लिए सरकार के साथ समझौते करते हैं। अपना ये बिज़नेस, मीडिया बिज़नेस भी बचाने के लिए उनको समझौता करना पड़ता है। मीडिया अभी एक बहुत सारे आर्थिक संकट से भी जूझ रहा है, क्योंकि
अर्थव्यवस्था संकट में है, इसलिए उसका असर एडवर्टीज़मेंट पे पड़ता है। एडवर्टीज़मेंट कम हो जाते हैं तो मीडिया की जो अपना बिजनेस मॉडल है वो भी डगमगाने लगता है, ध्वस्त होने लगता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसने मीडिया को मजबूर कर रखा है और ये पूरे मीडिया के बिजनेस मॉडल का ही फॉल्ट है। ये पूरी मीडिया इंडस्ट्री, बल्कि यूँ कह लीजिए कि पूरी अर्थव्यवस्था में मीडिया जिस तरह से कारपोरेट्स पर डिपेंड करने लगा है, बड़ी पूंजी पर डिपेंड करने लगा है, सरकार पर डिपेंड करने लगा है, ये उसकी कमज़ोरी का कारण है और इसके लिए इसको बार बार समझौते करने पड़ते हैं। सरकारें इसका बहुत जमकर फ़ायदा उठाती हैं। सरकारें उनकी बाह मरोड़ती हैं और फिर जब वो चीखने लगते हैं तो फिर उनके कदमों में वो गिर पड़ते हैं। तो मीडिया, जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, जिसे हम भक्त मीडिया कहते हैं, वो इसीलिए बना है क्योंकि एक तो जो मीडिया संस्थान हैं उनके लालच की कोई लिमिट नहीं है। उनको सिद्धांतों और पत्रकारिता से कुछ लेना देना नहीं है, उनको धंधे से मतलब है और धंधे के लिए वो कारपोरेट के साथ भी समझौते करते हैं, सरकार के साथ भी समझौते करते हैं। सरकारें अपने हिसाब से मीडिया को नाथने की कोशिश करती है और कुछ सरकारें बहुत ज़्यादा निर्मम, बहुत ज़्यादा क्रूर होती हैं। उन्हें डेमोक्रेसी की चिंता नहीं होती है, केवल अपने पावर की चिंता होती है, अपनी कुर्सी की चिंता होती है। वो और ज़्यादा दबाव डालते हैं मीडिया पर। तो अब जो हम देख रहे हैं समित ठक्कर के तमाम ट्वीट्स के ज़रिए, वो यही है कि एक बहुत ही ख़तरनाक स्थिति बन गई है मीडिया के लिए। मीडिया गोद में बैठ जाने के लिए मजबूर है, विवश है, सरकार के हिसाब से काम करने के लिए विवश है और ये स्थिति इमरजेंसी के बाद सबसे बुरी स्थिति है। लगभग इमरजेंसी जैसी स्थिति है। एक अघोषित काल में हमारा मीडिया रह रहा है और इससे निकलने की कोई आसार फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं। तो मित्रों, ये था आज तक के बहाने पूरे मीडिया इंडस्ट्री का हालचाल जानने और समझने का एक उपक्रम। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और DB लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।